Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Pre-Secure of Smart IAS Foundation. On today, September 2nd, 2025, I will discuss current affairs, the MCQs of current affairs from these topics from both prelims and mains perspective. इस तरह से हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग प्रीलिम्स में आपसे इन टॉपिक्स के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने और मेंस में भी आप यहाँ से वैल्यू एडिशन कर सको। ठीक है, यही हमारा प्री सिक्योर का एजेंडा है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपके काम आए, आप अपडेटेड रहो करंट अफेयर्स के साथ। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हारे साथ एक कोट शेयर करना चाहता हूँ। सिंस आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन विथ यू दिस अर्ली मॉर्निंग, अभी सुबह सुबह सामने सूर्य की किरण है, तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई रश्मि रथी में ये कुछ पंक्तियाँ याद आई जो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं। जगा लो वह निराशा छोड़ करके, दुविधा का जाल झीना तोड़ करके, गरजता ज्योति के आधार जय हो, चरम आलोक मेरा भी उदय हो। ये ना तुम सबको, हम सबको रेफर करता है, हम सबसे कनेक्टेड ये पंक्तियां हैं, ये लाइंस हैं कि हम लोग ना कई बार क्या होता है कि रात को कई बार कुछ निराशा लिए, मन में कुछ हताशा लिए, कुछ ऐसे सपने लिए सोते हैं, लगता है कि अरे यार आज शायद बेहतर कर पाते हैं पर बेहतर हुआ नहीं, रात हो गई अब सोने चले। बट जो सुबह की पहली किरण होती है ना, सूर्य की पहली किरण, वो हमें उसी निराशा को तोड़ने के साधन देती है, वही निराशा को तोड़ना सिखाती है कि जो भी निराशा थी, हताशा थी, जो कुछ भी थोड़ा डिस्करेजमेंट था, उसको ब्रेक करो और गरजो सूर्य के समान। जैसे सूर्य की किरण निकलती है, कितना भी बादल हो सूर्य का किरण निकलता है, और फिर वो निकलना ना, सूर्य की किरण की तरह निकलना, सूर्य के उदय के साथ साथ तुम्हारे भी उदय के लिए उत्तरदायी होता है, तुम्हारे भी उदय में हेल्पफुल होता है। सो बिल्कुल निराशा छोड़ना है, इस लाइन को पढ़ना है जोर जोर से। जगा लो वह निराशा छोड़ करके, दुविधा का जाल झीना तोड़ करके, गरजता ज्योति के आधार जय हो, चरम आलोक मेरा भी उदय है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लेट्स डिस्कस द एजेंडा फॉर टुडे। सो आज का एजेंडा प्री सिक्योर का क्या होगा? टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक वुड बी नारी 2025। नारी 2025 की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लोग ना विमेन की बात करेंगे, विमेन सेफ्टी की बात करेंगे कि क्या विमेन सेफ्टी है इंडिया के डिफरेंट सिटीज में, और ये विमेन सेफ्टी को लेकर क्या क्या कंसर्न है। If women are not feeling safe during night time or in public transport, then why? ये ऑब्वियसली हमारे मेंस में काम आएगा, मेंस में वैल्यू एडिशन करने में, इंडियन सोसाइटी में, सोशल जस्टिस वाले टॉपिक्स में वहाँ पर। सो नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी नारी 2025 वुड बी द फर्स्ट टॉपिक। द सेकेंड इज उम्मीद पोर्टल। उम्मीद पोर्टल के बारे में ब्रीफली मैंने पहले भी तुम्हें बताया है। उम्मीद पोर्टल, आज हम फिर से उम्मीद पोर्टल की बात करेंगे कि इस तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर भारत की सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने, ये उम्मीद पोर्टल के बारे में लोगों को बताया है कि आप उम्मीद पोर्टल से अपने इश्यूज का समाधान करवा सकते हो। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट आरोहण। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसलिए ना डिटेल जानने जरूरी है, क्योंकि सिर्फ शब्द देखकर आपको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज आरोहण, क्या है ये प्रोजेक्ट आरोहण। तो डिटेल जानना हमारा जरूरी है। ब्रीफली अगर तुम्हें मैं बताऊं तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI से रिलेटेड है। NHAI क्या है? बाय द वे NHAI इज विच काइंड ऑफ बॉडी? स्टैच्यूटरी बॉडी, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, क्या है? डिस्कस करूंगा मैं, पर तुम भी अभी कमेंट में बता सकते हो। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, अभी हम देख रहे हैं, अभी रिसेंटली कल परसों ही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मीट के लिए चाइना गए हुए थे, और USA के साथ हमारे रिलेशन थोड़े ऊपर नीचे चल रहे हैं। क्वाड पे क्वेश्चन भी हमने किया है। सो इंडिया का एक्सपोर्ट खराब नहीं हो, इंडिया के एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिलता जाए, उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जरूरी है। सो दिस इज द एजेंडा फॉर टुडे। एंड द नेक्स्ट इज सेलिना ऑरेंटी मैक्यूलाटा एंड सेलिना स्यूडोमोंटाना। ये दो स्पीसीज हैं। ये दो स्पीसीज किस चीज़ के हैं? ये दो स्पीसीज फ्लोरा के हैं, फौना के हैं, लार्ज एनिमल हैं, इंसेक्ट्स हैं, क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। इनका रेलेवेंस क्या है कि क्यों हम इन स्पीसीज के बारे में पढ़ रहे हैं वो भी। देन उसके बाद हम September 1 का प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज के लिए न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। सो दिस वुड बी द होल एजेंडा फॉर टुडे September 2nd, 2025। चलिए, तो पहला टॉपिक विमेन सेफ्टी रिपोर्ट को लेकर है, जिसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखता है दैट विमेन सेफ्टी रिपोर्ट फियर रन्स डीपर देन नंबर्स। कि जो फियर है, जो एक्चुअली में सेफ्टी को लेकर डर है, वो नंबर से कहीं ज़्यादा है। जितना नंबर देखता है उससे कहीं ज़्यादा डर विमेन के अंदर है अपनी सेफ्टी को लेकर,
सो दैट शुड बी ए कंसर्न ऑफ अ नेशन, एक नेशन का कंसर्न होना चाहिए। और यहाँ पे ये देखिए लिखा भी क्या है, अराउंड 60% ऑफ वीमेन रिपोर्टेड फीलिंग सेफ while 40% admitted they felt not so safe or outright unsafe। कि 60% वीमेन बोलती तो हैं कि दे आर फीलिंग सेफ, जबकि 40% ने एडमिट किया है कि नहीं हम सेफ फील नहीं करते हैं, बट स्टिल इस नंबर से ज़्यादा डर होता है। क्यों डर होता है, कैसा है, वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस सेशन में, इस क्वेश्चन के थ्रू। सो पहला क्वेश्चन हमारा नारी रिपोर्ट से हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट वॉज रिलीज्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW इन कोलैबोरेशन विद एकेडमिक एंड रिसर्च पार्टनर्स। यस, इट वॉज रिलीज्ड बाय नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने इसको रिलीज किया है इन कोलैबोरेशन विद डिफरेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च एजेंसीज, उनके साथ डाटा लेकर या उनके रिसर्च को यूज करके। दिस इज करेक्ट। नाउ फर्स्ट थिंग विच यू वुड स्टडी इज अबाउट NCW। आप पहली चीज NCW के बारे में पढ़ोगे एंड ब्रीफली मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे भी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट तो हमारा ट्रू रहा, सेकंड क्या है, कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर रैंक्ड अमंग द सेफेस्ट सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया। यस, इट इज करेक्ट एंड आई एम रियली हैप्पी टू से दैट कोहिमा जहाँ पर मैं रहा, रियली कोहिमा में, विशाखापट्टनम में तो रहने का मौका नहीं मिला है, भुवनेश्वर ब्रीफ पीरियड के लिए गया। रियली यू कैन फील दैट द सेफ्टी ऑफ वुमेन इज मच बेटर एज कंपेयर टू पटना, जयपुर, दिल्ली, इन प्लेसेस में भी रहा, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वुमेन सेफ्टी उतनी अच्छी नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है दैट पटना, जयपुर, दिल्ली वर प्लेस्ड इन द लोएस्ट कैटेगरी ड्यू टू वीक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिवनेस एंड गैप्स इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। कि जहां एक तरफ कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर जैसे सिटीज दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड फॉर सेफ्टी ऑफ विमेन, उसी तरफ दूसरी तरफ पटना, जयपुर एंड दिल्ली अनफॉर्चुनेटली, एंड यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ के बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर चलाने के लिए पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या जो भी विंग हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पटना, जयपुर, दिल्ली, मुंबई ऐसे बाकी शहरों में भी विमेन सेफ्टी को लेकर ज़्यादा कंसर्न दिखाएं और लोएस्ट कैटेगरी से इंप्रूवमेंट दिखाएं। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ, ओवर 80% ऑफ सर्वेड विमेन रिपोर्टेड फीलिंग सेफ इन देयर सिटी इवन ड्यूरिंग नाइट टाइम्स। एक तो नाइट ट्रेवल के ड्यूरेशन में विमेन सेफ फील नहीं करती है, ये जग जाहिर है। हमारी भी कभी माँ बहनें या हमारे घर की कोई छोटी या कोई बड़ी लेडी जब बाहर जाती हैं नाइट के टाइम में, तो एक कंसर्न बना रहता है। वो कंसर्न जो है ना, वो कंसर्न नहीं होना चाहिए एक्चुअली। अगर कोई मेल मेंबर घर से बाहर नाइट के टाइम में जाता है तो जितना कंसर्न रहता है शायद उसका डबल रहता है जब फीमेल्स घर के बाहर नाइट के टाइम में जाती हैं। सो 80% वीमेन सेफ फील कर रही हैं, ये तो गैर वाजिब है। फोर्थ इज रॉन्ग। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। आंसर हमारा 1, 2 एंड 3 हो गया। अब हम नारी रिपोर्ट को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो इट इज़ पब्लिश्ड बाय NCW अलॉन्ग विथ अदर इंस्टीट्यूशंस, जो कि अर्बन सेफ्टी में, मतलब अर्बन रीजन में विमेन की सेफ्टी को लेकर क्या स्टेटस है वो बताता है। द रिपोर्ट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बाय द ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिया, GIA नाम का ग्रुप, P वैल्यू एनालिटिक्स, नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, एंड इज बेस्ड ऑन सर्वे ऑफ 12,770 women across 31 cities in all the states। मतलब लगभग इतने विमेन का सर्वे किया गया फॉर विमेन सेफ्टी। हाईलाइट क्या होगा इस रिपोर्ट का, क्या हमें याद रखना है, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में काम आएंगे, मेंस में भी आप यहां से यूज करोगे। इट प्लेस्ड नेशनल सेफ्टी स्कोर एट 65%। ये ना 65% बहुत वाहवाही की बात नहीं है कि 65% विमेन सेफ फील कर रही हैं, 60% से ज़्यादा, ये ना बहुत वाहवाही की बात नहीं है, ये एक्चुअली 100% होना चाहिए। एंड नंबर से ज़्यादा एक्चुअल सेफ्टी कितनी है वो भी मायने रखती है। दैट्स वाई इंडियन एक्सप्रेस ने क्या टाइटल रखा, दैट सेफ्टी रन्स डीपर, फियर रन्स डीपर देन द नंबर्स। 65% नंबर तो आया है बट एक्चुअली में उतना नहीं। कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजॉल, गैंगटॉक, ईटानगर एंड मुंबई हैज इमर्ज्ड एज द सेफेस्ट सिटी। वैसे मुंबई सेफेस्ट सिटी के रूप में इमर्ज हो रही है, ये तो पूरी तरह से क्वेश्चन मार्क यहाँ लगता है। कई केसेस हमने मुंबई जैसे सिटीज में देखे हैं विमेन सेफ्टी को लेकर। वाइल पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर, रांची वर रैंक्ड द लोएस्ट। तो यहाँ पर जहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस हुआ है ये फैक्ट्स के लिए अभी बिल्कुल अच्छी बात है, और जहाँ पर लो हुआ है इनको तो बिल्कुल कंसर्न की जरूरत है। बट इवन दिस सिटीज एज वेल दे नीड टू वर्क मोर। और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत होती है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव किए जाएं
अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होगा, कम्यूटेशन से रिलेटेड होगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सैनिटेशन फैसिलिटी से रिलेटेड होगा कि इवन घर के बाहर अगर लड़कियां या औरतें निकल रही है तो उनके लिए सैनिटेशन के लिए भी प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए, टॉयलेट पास करने के लिए, बाकी किसी नीड के लिए। ये सारी चीज़ें भी सेफ्टी को लेकर एक बड़ा कंसर्न होती है। और डिटेल में जाएं तो कोहिमा एक टॉप रैंक सिटी में आया है जहाँ पे विमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखे, सिविक पार्टिसिपेशन भी बढ़िया दिखा, ठीक है, स्ट्रॉन्गर जेंडर इक्विटी दिखती है। नागालैंड की हम बात कर रहे हैं तो वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ नागालैंड इज दैट द पीपल, दैट द सोसाइटी क्या करिए यहाँ पे ना मेल और फीमेल के बीच का जो डिफरेंस है ना, इसको कम करने की कोशिश करती है। दैट्स द रियली गुड थिंग। ओवरऑल 6 in 10 women surveyed felt safe in their city। ये एक फैक्ट है जो मेंस में आप यूज कर सकते हो कि 10 में से 6 विमेन ने सेफ फील किया, बट 40% स्टिल कंसिडर देमसेल्व्स एज नॉट सो सेफ और अनसेफ। इवन प्रिवेलेंस ऑफ हरासमेंट इज वेरी हाई विथ 7% women रिपोर्टिंग एटलीस्ट 1 इंसिडेंट ऑफ हरासमेंट इन पब्लिक स्पेसेस। और ये ना मेल्स के लिए भी, जो हमारे मेल मेंबर्स है सोसाइटी में, उनके लिए भी एक जिम्मेदारी बनती है कि विमेन पब्लिक स्पेसेस में आपके बीच सेफ फील करे, तब जाके आप सही मायने में मर्द होंगे, राइट। वन मोर थिंग, द स्टडी रिवील्ड शार्प ड्रॉप्स इन परसेप्शन ऑफ सेफ्टी एट नाइट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिकली, कि नाइट के ड्यूरेशन में, नाइट के टाइम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में विमेन सेफ्टी का शार्प डिक्लाइन होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनसेफ विमेन फील करती हैं। So these are some concerns where society need to work, where lawmaker need to work, where law enforcement agencies need to work, and where overall the people of India need to work. Now come to the second topic. The second topic is related to the Waqf portal. Waqf portal से related है second. यहाँ पे हम देख सकते हैं that Ministry of Minority Affairs it launches additional module on the उम्मीद portal. कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने क्या बोला कि हम एक एडिशनल मॉड्यूल लॉन्च कर रहे हैं उम्मीद पोर्टल पर, और इस उम्मीद पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से उम्मीद पोर्टल किस चीज़ के लिए लॉन्च की थी? दिस इज टू हेल्प दोज वीमेन, स्पेशली ये जो नया फंक्शनैलिटी है ये उस वीमेन को हेल्प करने के लिए जो विडोज हैं, डाइवोर्स वीमेन हैं एंड ऑर्फन्स हैं, राइट। ऑर्फन्स टू अप्लाई फॉर मेंटेनेंस सपोर्ट फ्रॉम वक्फ अलत प्रॉपर्टीज। तो ऐसे वीमेन जो कि इस्लामिक सोसाइटी से बिलोंग करती हैं, बट ड्यू टू सम रीजन समवेयर अगर किसी ऑर्थोडॉक्स बिलीफ ने उनसे उनके राइट छीन लिए, तो उनको उनके राइट वापस दिलवाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का ये एडिशनल विंग उम्मीद पोर्टल का हेल्प करेगा। चलिए अब हम आते हैं इनके डिटेल्स पर क्वेश्चन के लिए। सो पहला स्टेटमेंट क्या है, और देखो ये ना बड़ा एक वेलकम स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि विमेन, अभी हम विमेन सेफ्टी की बात कर रहे थे, हम यहाँ विमेन राइट्स की बात करेंगे कि विमेन राइट्स भले चाहे वो हिंदू सोसाइटी से हो, मुस्लिम से हो, क्रिश्चियन, सिख, किसी भी सोसाइटी से हो, उनके बराबर अधिकार उनको मिलने चाहिए। यहाँ पर हम मुस्लिम सोसाइटी के विमेन की बात कर रहे हैं कि इफ़ ड्यू टू एनी ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस, इफ़ देयर राइट्स आर नॉट गिवन टू देम, इफ़ दे आर नॉट बीइंग ट्रीटेड इक्वली, देन सरकार हस्तक्षेप करेगी और करके बिल्कुल उनको उनका हक दिलवाना चाहिए। पहला स्टेटमेंट क्या, इट इज अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। बाय द वे, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये तुम मुझे अभी कमेंट करके बताओगे। टू रजिस्टर वक्फ प्रॉपर्टीज अक्रॉस इंडिया। यस, उम्मीद पोर्टल वक्फ प्रॉपर्टी को डिजिटल प्लेटफॉर्म के फॉर्म में रजिस्टर करने के लिए बनाया गया है। दिस इज करेक्ट। Under the new rules, all Waqf property must be registered on the portal within 6 months of its launch, including geo-tagged details and measurements. कि 6 महीने के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर 6 महीने में नहीं रजिस्टर किया गया तो 1-2 महीने और भी टाइम दिया जाएगा, लेकिन अगर उसके बाद भी रजिस्टर नहीं किया गया देन वो रजिस्ट्रेशन इनवैलिड माना जाता है ना। ये डिटेल याद रखिएगा। Second, properties registered in the name of women will be given priority classification as Waqf property to encourage women participation. Actually ये wrong है, women के नाम पे जो property है ना वो Waqf classification में नहीं count किया जाता है। This is wrong. Fourth, unregistered properties beyond the permitted extension period will be referred to the Waqf Tribunal for resolution. ये जो सेकंड पॉइंट मैंने तुम्हें बताया ना कि अगर 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो फिर वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाएगा और देखा जाएगा कि क्या वो प्रॉपर्टी इनवैलिड है, उसका आगे क्या करना है। फोर्थ इज करेक्ट। सो 1, 2 and 4 ओनली आर द आंसर अगर हमें करेक्ट ढूंढने की बात कर रहे हैं, क्योंकि विमेन के नाम पे जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड इनटू वक्फ प्रॉपर्टी। ये विमेन के राइट्स को ही प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। देखो यहाँ मैंने लिखा भी है क्लियरली, प्रॉपर्टीज दैट आर रजिस्टर्ड अंडर विमेन्स नेम विल नॉट बी एलिजिबल टू क्लासिफाइड एज वक्फ प्रॉपर्टी।
सो दैट विमेन के राइट्स नहीं खत्म हो। आएंगे हम उस पॉइंट को और डिस्कस करेंगे। अब हम डिटेल्स देखते हैं इस उम्मीद पोर्टल का। तो उम्मीद पोर्टल का डिटेल्स मेन पर्पस तो हो गया डिजिटल प्लेटफॉर्म वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने के लिए, सो दैट वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर ज़्यादा बढ़िया ट्रांसपेरेंसी आए, इसका मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से हो सके। एंड इट इज एज पर द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के अकॉर्डिंग किया गया है। इसके साथ लीगल सपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। लीगल सपोर्ट क्या है? रूल 82 ऑफ यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 और नोडल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। ये पूरा लीगल सपोर्ट आपको याद नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि उम्मीद पोर्टल ऐसा ही कोई पोर्टल नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस उम्मीद पोर्टल के लिए पूरा लीगल सपोर्ट भी प्रिपेयर करके रखा है। And that's why it is necessary to register your property, register the वक्फ property here on the उम्मीद पोर्टल। इसके और डिटेल की बात करें और सबसे पहले ये वाला हम बात करेंगे विमेन वाला, तो विमेन के राइट्स नहीं छीने जाएं। दैट्स वाई जो प्रॉपर्टी विमेन के नाम पे रजिस्टर्ड है उनको वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में नहीं रजिस्टर किया जा सकता है ना। हाउएवर women, children and people from economically weaker section will continue to be key beneficiaries of वक्फ assets। मतलब ऐसा कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पहले से कोई है तो वो प्रॉपर्टी का फायदा विमेन को, चिल्ड्रन को या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले लोगों को मिल सकता है, ये चीज होगा। लेकिन विमेन के नाम पे रजिस्टर्ड जमीन को कोई आगे जाके वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पे डिक्लेयर नहीं करेगा, सो दैट विमेन के जो भी लैंड राइट्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। चलिए, बाकी 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जियो टैग्ड लोकेशन के साथ रजिस्टर करना होता है। अगर नहीं कर पाए तो फिर एक्सटेंशन भी मिलेगा। एक्सटेंशन भी नहीं फुलफिल किया आपने तो फिर ट्रिब्यूनल के पास केस जाएगा। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के फीचर्स हैं। अब ये सारे ना नॉर्मल फीचर्स हैं। क्यों नॉर्मल फीचर है? क्योंकि उम्मीद पोर्टल डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म है और जब भी चीजें डिजिटाइज्ड होती हैं ना तो ये सारे फीचर्स अवेलेबल किए जाते हैं। क्लियर है जी? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, प्रोजेक्ट आरोहण। प्रोजेक्ट आरोहण, प्रोजेक्ट आरोहण, इसके लिए पहले हम इस क्लिपिंग को देखेंगे पीआईबी का, दैट मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। हु इज द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज? आजकल बड़े न्यूज में हैं अपने पुत्र मोह को लेकर, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि प्यार जरूरी है लेकिन मोह गलत है, वो आपसे गलत काम करवाता है, जो कभी धृतराष्ट्र से हुआ, पुत्र मोह में पड़ के गुरु द्रोणाचार्य से भी हुआ, और यहाँ पर भी जो हमारे पुत्र मोह के केसेस दिख रहे हैं यहाँ। खैर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट आरोहण टू सपोर्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन ऑफ टोल प्लाजा एम्प्लॉय। बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है। वैसे यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे तुम ऐसा नहीं बोलना कि सर आप तो बोल रहे हो कि पुत्र मोह की बात कर रहे थे या पुत्री मोह की बात कर रहे थे, तो फिर यहाँ टोल प्लाजा एम्प्लॉय के चिल्ड्रन के लिए क्यों मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट काम कर रहा है? एक्चुअली ये मोह की बात नहीं है। यहाँ पे जो हमारे टोल प्लाजा एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों का लाइफ बेहतर हो, उनको एजुकेशनल सपोर्ट मिले, एजुकेशन के लिए है ना, उनके कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए थोड़ी है, एजुकेशन के लिए है। तो उनको फ़ायदा पहुँचे, एजुकेशन वो आगे पढ़ाई कर सकें सेकेंडरी लेवल पर, हायर सेकेंडरी लेवल पर, है ना, इवन हायर एजुकेशन के लिए भी। दैट इज़ द पर्पस कि हमारे टोल प्लाजा एम्प्लॉय जो होते हैं, अब उनके जो भी उनको वेतन मिलता है, जो भी पेमेंट मिलता है वो थोड़ा कम रहता है, उनके भी बच्चों के एजुकेशनल एस्पिरेशंस कम ना हो, दबे नहीं। दैट्स वाई प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया जा रहा है। तो ये तो अच्छी बात हो गई, इसमें मोह नहीं है, इसमें पुत्र प्रेम है, पुत्री प्रेम है। और वो पुत्र और पुत्री प्रेम उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, उनको क्या किया जा रहा है, उनको इनेबल किया जा रहा है कि बेटा तुम पढ़ाई करो तब आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। सो प्रोजेक्ट आरोहण से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट क्या? इट इज एन इनिशिएटिव बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI टू सपोर्ट द एजुकेशनल एस्पिरेशंस ऑफ टोल प्लाजा एम्प्लॉय चिल्ड्रन। यस, टोल प्लाजा पे हमारे जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं उनके चिल्ड्रन के एजुकेशनल एस्पिरेशंस, एजुकेशनल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया जा रहा है। करेक्ट। द प्रोजेक्ट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय भारत केयर्स एंड इनिशिएटिव ऑफ SMEC ट्रस्ट। यस, इसको भारत केयर ही इंप्लीमेंट करवाएगा। अंडर इट्स फर्स्ट फेज, पहला फेज जो होगा, 500 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 टू ग्रेजुएशन विल बी गिवन एनुअल स्कॉलरशिप ऑफ 12,000 ईच। ये जो एनुअल स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं इसको भी आप ऐसे देखिए कि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली जो स्कीम है वो इसलिए की जा रही है, एनुअल है ना, एक साल में एक बार 12,000 रुपये दिए जाएंगे, सो दैट
इन बच्चों का जो भी नीड है क्लास 11 से लेकर ग्रेजुएशन तक, क्या कि अगर इन्हें सपोज कोई बुक्स लेनी है, अगर इन्हें किसी फॉर्म को फिल करना है ना, या इन्हें सपोज एग्जामिनेशन देने किसी एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है, तो साल का 12,000 रुपये आपको एक सपोर्ट के रूप में दिया जाएगा कि आप पढ़ाई में अपने ये सारे नीड्स को फुलफिल कर सकें। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट एंड इट इज अ वेलकम स्टेप, गुड स्टेप। The project excludes support from postgraduate students as it focus only on school and undergraduate education. Actually not, ऐसा नहीं करती है सरकार कभी भी। सरकार तो बोलती है कि जो हमारे एम्बिशियस स्टूडेंट है हम उनको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी सपोर्ट करेंगे हायर स्टडीज के लिए सॉरी, ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट किया जाएगा। फर्स्ट फेज पहले क्लास 11 से ग्रेजुएशन तक है, लेकिन जो एम्बिशियस कुछ कैंडिडेट होंगे उनको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी सपोर्ट किया जाएगा ही। सो 1, 2, 3 ओनली आर करेक्ट हेयर। अब डिटेल्स पर हम आते हैं। सो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही है और NHAI एक ऑटोनॉमस एजेंसी है गाइज। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? एक ऑटोनॉमस एजेंसी है। इट इज एन ऑटोनॉमस एजेंसी। ऑब्जेक्टिव क्या रहा प्रोजेक्ट आरोहण का? कि हमारे टोल प्लाजा एम्प्लॉय जो बच्चे हैं उनके एजुकेशनल एस्पिरेशंस को फुलफिल करना। एजुकेशनल एस्पिरेशंस कभी किताबें नहीं होने की वजह से, कभी किसी इंस्टीट्यूशन में मान लो आपको एडमिशन लेना है, वहाँ टेस्ट के लिए कुछ पैसे लगने हैं, तो जो वाजिब पैसे भी लगने हैं अगर वो भी नहीं हुआ तो बच्चा कई बार वो एक्सेस नहीं कर पाता है। थैंक्स टू इंटरनेट अब फैसिलिटीज़ ना काफ़ी अच्छे हो रही हैं। जैसे अभी प्री सिक्योर पे ये जो मैं डिस्कशन करवा रहा हूँ, अब ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारे टोल प्लाजा एम्प्लॉय का बच्चा अगर पढ़ रहा है यूट्यूब पर जो कि फ्री में अवेलेबल है, तो उसका फ़ायदा हुआ ना, राइट। सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड को कम करेगा हमारा ये प्रोजेक्ट आरोहण। स्पेशली वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कम्युनिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो बच्चे होंगे जिनके यहाँ पहले से देखा जाता है कि इकोनॉमिक कंडीशन वीक है या सोशल स्टेटस एजुकेशन को लेकर उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, उनके एजुकेशनल एस्पिरेशंस कम नहीं होंगे, उनको सपोर्ट मिलता जाएगा। और इसके फीचर्स की बात करें हम, प्रोजेक्ट आरोहण के और फीचर्स के डिटेल्स में जाएं तो इसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत केयर्स की, राइट। SMEC ट्रस्ट के भारत केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको इंप्लीमेंट करना एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में। पहला जो इसका फेज है ये अलग अलग फेजेज में लॉन्च किया जाएगा। पहले फेज में फंड एलोकेशन 1 करोड़ का किया जा रहा है जुलाई 2025 से लेकर मार्च 2026 का, जिसमें 500 ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे क्लास 11 से लेकर ग्रेजुएशन तक के, जिनको 1 साल के लिए 12,000 रुपया एनुअली स्कॉलरशिप दिया जाएगा। एंड इन्हीं 500 में से एडिशनल 50 ब्राइट कैंडिडेट्स को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी स्कॉलरशिप दी जाएगी 50,000 ईच। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अभी फर्स्ट फेज में उनमें से उन 500 में से 50 स्टूडेंट को निकालकर सपोर्ट दिया जाएगा। दैट्स वाई फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग था। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए है। दैट्स वाई इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल क्या आया, हाँ हम लोग इकोनॉमिक टाइम्स को भी रेफर करेंगे, हर उस न्यूज सोर्स को जहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आता है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या यहाँ पे कह रहा है दैट गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग सपोर्ट मेजर्स worth ₹25 crore for exporters for 6 years under export promotion mission। कि गवर्नमेंट ने बोला कि देखो ट्रम्प के टैरिफ धमकी से डरने की जरूरत नहीं है, हम तुमको 6 साल के लिए एक्सपोर्ट सपोर्ट देंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में 25,000 करोड़ का बजट बनाया गया है, 25,000 करोड़ का प्लान बनाया गया है एक्सपोर्ट सपोर्ट करने के लिए इंडिया के बिजनेसमैन को। सो लेट्स सी द डिटेल्स। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का, that as per the Union Budget 2025-6, it is a 6-year mission, financial year of 2025-31, jointly driven by Ministry of Commerce and MSME and Finance। मतलब Ministry of Finance, Ministry of MSME and Ministry of Commerce मिलकर इसको ज्वाइंटली करेगी। वैसे ये यूनियन बजट में ही आपको प्रोवाइड किया गया था, बट अभी फिर से न्यूज में इसलिए आया। ये जो न्यूज की क्लिपिंग भी है ये रिसेंट की है, अगस्त 24 की है। क्यों? क्योंकि ट्रम्प के वही USA वाले ट्रम्प टैरिफ की वजह से, ट्रम्प टैरिफ की वजह से ये चीज़ें ना फिर से न्यूज में है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को किस तरह से भारत सरकार को बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इज द लीड डिपार्टमेंट फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सारे मिलकर इसको इंप्लीमेंट करवाएंगे, बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है ये इसका लीड डिपार्टमेंट है जो इंप्लीमेंट करवाएगा। सेकंड इज करेक्ट। द मिशन हैज 2 सब स्कीम्स, निर्यात प्रोत्साहन एंड निर्यात दिशा, which combined outlay exceeding 25,000 crore
इस मिशन के 2 सब स्कीम हैं। एक निर्यात प्रोत्साहन है, प्रोत्साहन मतलब इनकरेज करने के लिए, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट को इनकरेज करना, ये निर्यात प्रोत्साहन सब स्कीम है। एंड एक्सपोर्ट को निर्यात फिर हो गया, दिशा डायरेक्शन दिखाना, प्रॉपर डायरेक्शन देना, ये निर्यात दिशा सब स्कीम है। यस, बोथ आर करेक्ट, मतलब दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फोर्थ, अंडर निर्यात प्रोत्साहन सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट क्वालिटी कंप्लायंस एंड ओवरसीज मार्केट डेवलपमेंट आर द मेन एलिमेंट्स। अब ये ना अभी तुम समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये सही है गलत है, तो पहले से पढ़ो कि निर्यात प्रोत्साहन में जहां पे इंकरेजमेंट है, प्रोत्साहन माने इंकरेजमेंट, बताया तुम्हें, सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट क्वालिटी कंप्लायंस एंड ओवरसीज मार्केट डेवलपमेंट आर द मेन एलिमेंट्स। क्या ये सही है? इसके लिए पहले फिफ्थ भी पढ़िए। फिफ्थ क्या लिखा है? अंडर निर्यात दिशा मेजर्स इंक्लूड इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन सपोर्ट, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी फॉर ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स एंड ऑल्टरनेट ट्रेड फाइनेंस मैकेनिज्म। एक्चुअली में क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी देना, इक्वलाइजेशन सपोर्ट देना, फाइनेंस सपोर्ट देना, ये इनकरेजमेंट होता है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये सारे मेजर्स, ये निर्यात दिशा में नहीं, किस में होने चाहिए? यस, निर्यात प्रोत्साहन में। और निर्यात दिशा में क्या होना चाहिए? निर्यात दिशा में होना चाहिए कॉम्प्लायंस सपोर्ट के मेजर्स देना, ओवरसीज मार्केट को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए सपोर्ट देना, वो निर्यात दिशा में होना चाहिए। तो फोर्थ एंड फिफ्थ आर रॉन्गली प्लेस्ड, दैट्स वाई ये दोनों रॉन्ग है। आंसर हमारा होगा 1, 2 and 3 ओनली। समझ में आया? कॉमन सेंस लगाकर भी कैसे हमने समझ लिया इसको, और यही चीज़ हमें याद भी रखना है, ध्यान में रखना है प्रॉपर रिविजन से। कंपाइलेशन प्री सिक्योर का मैं तुमसे आजकल में शेयर कर दूंगा, प्री सिक्योर अगस्त का कंपाइलेशन आपके एप्लीकेशन पर भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमारे स्मार्ट आईएएस के स्टूडेंट का, टेलीग्राम ग्रुप में भी, और उसका लिंक मैं यूट्यूब कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन पर आते हैं। कंपाइलेशन का प्रिंट आउट करवा लीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा। प्रिंट आउट करवाइए, कंपाइलेशन रिवाइज कीजिए, आपका महीने का करंट अफेयर्स का प्री सिक्योर रिविजन हो गया। Export promotion mission, it was announced in union budget but again in the news due to Trump's दादागिरी, Trump's tariff measures। 5 साल के लिए 2025 से लेकर 31 के लिए इकोनॉमिक सपोर्ट देने के लिए, इंडिया में एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ये सारी मिनिस्ट्री ज्वाइंटली इस चीज़ को करने वाली है। ठीक है, मेन इसमें बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को लीड डिपार्टमेंट, कि आप इसको देखोगे। 2 सब स्कीम में इसको डिवाइड किया गया है, जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया। वेट, 2 सब स्कीम में डिवाइड किया गया है। निर्यात प्रोत्साहन 10,000 करोड़ का सपोर्ट एंड निर्यात दिशा 14,500 करोड़ का सपोर्ट, जिससे निर्यात प्रोत्साहन में डायरेक्ट इकोनॉमिक सपोर्ट आपको मिलेगा। ये प्रोत्साहन हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज, ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स को फाइनेंस फैसिलिटीज, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज। निर्यात दिशा में जो कंप्लायंस मेजर्स होते हैं एक्सपोर्ट के लिए, उसमें सपोर्ट मिलेगा। सो प्रोत्साहन एंड दिशा, इनको ऐसे ध्यान में रखिएगा। Next topic is a species which was mentioned in the news, Selina aurantia maculata and Selina pseudomontana। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस बोल रहा है ये एक इंसेक्ट है। अब तुम्हें एक चीज़ तो मालूम पड़ गया कि ये जो सेलिना कर रहे हैं, ये क्या है भैया? ये इंसेक्ट है। सो आफ्टर 4 डिकेड्स, ध्यान से पढ़ो इस न्यूज क्लिपिंग को, आपके आंसर का पहला पार्ट यहीं से हो जाएगा। आफ्टर 4 डिकेड्स मतलब लगभग 40 साल के बाद, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गो थ्रू दिस। पहले भी मैंने डिस्कस करवाया है प्री सिक्योर में कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस टाइप की बॉडी है। आप मुझे आज फिर कमेंट सेक्शन में बताओगे, उसको रिवाइज करके या ढूंढ कर। रिकॉर्ड्स डिस्कवरी ऑफ 2 न्यू स्प्रिंग टेल स्पीसीज इन वेस्ट बंगाल। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2 न्यू स्प्रिंग टेल स्पीसीज वेस्ट बंगाल में ढूंढ कर निकाले हैं, ये वाले इंसेक्ट के। ठीक है, जो कि हेल्दी सॉइल इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब ये जो इंसेक्ट जो आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा, वो नहीं है, वो एक्चुअली में इकोलॉजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दे प्ले अ वेरी क्रूशल रोल इन इकोलॉजी। आइए अब पहला स्टेटमेंट इनसे रिलेटेड क्या? बोथ स्पीसीज बिलोंग टू द कॉस्मोपॉलिटन सेलेबेनेसिस ग्रुप ऑफ कोलम्बोला कॉमनली नोन एज स्प्रिंग टेल्स। यस, इट इज करेक्ट। ये टेक्निकल टर्म्स हैं कि ये ना कोलम्बोला ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिनको कॉमनली स्प्रिंग टेल भी बुलाया जाता है। Selina aurantia maculata is distinguished by its bright orange markings, while Selina pseudomontana closely resembles Selina montana. Yes, it is correct. ये जो Selina aurantia maculata है, इसमें ना कुछ ऑरेंज मार्किंग्स होती है इनके बॉडी पर, इस इंसेक्ट की बॉडी पर, और Selina pseudomontana अपने Selina montana वाले स्पीसीज से थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करता है, उसके भी बॉडी का डिजाइन कुछ ऐसा ही होता है। सेकंड इज करेक्ट।
थर्ड, दिस डिस्कवरी आज द फर्स्ट एवर रिकॉर्ड्स ऑफ कोलम्बोला स्पीसीज इन इंडिया। फर्स्ट एवर रिकॉर्ड क्यों होगा? अभी तो तुमको यहाँ मैंने बताया ना कि आफ्टर 4 डिकेड्स देखा गया, इसका मतलब इसके पहले भी डिस्कवरी हुई थी, तो फर्स्ट डिस्कवरी तो नहीं हुई। इसलिए न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स भी आपको बड़ा हेल्प करती है ध्यान से पढ़ने पर। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट डिस्कवरी, ऐसा 40 साल पहले भी हुआ था, 40 साल बाद भी हो रहा है। थर्ड इज रॉन्ग। फोर्थ, कोलम्बोला play a crucial role in improving soil structure, nutrient cycling, serving as bioindicators for ecosystem health. Yes, it is correct. 1, 2 and 4 only is the answer. Bioindicators, ecosystem का bioindicator क्या होता है? अब तुम्हारा, जैसे हम तुम्हारी बात करें कि तुम्हारे हेल्थ का इंडिकेटर क्या है, तो आपकी हेल्थ की इंडिकेटर क्या होगी कि आपकी आवाज़ सही हो, आपकी नज़र सही हो, आपको भूख अच्छे से लगती हो, आप स्टूल यूरिन अच्छे से पास कर रहे हो, ये आपके हेल्थ का इंडिकेटर है। ठीक उसी तरह एनवायरनमेंट का, इकोसिस्टम का बायो इंडिकेटर हेल्थ क्या होता है कि वहाँ पे इंसेक्ट्स जो मिल रहे हैं वो इंसेक्ट्स ऑर्गेनिक मैटर को अच्छे से डिके कर पा रहे हैं, ब्रेक कर पा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स फैसिलिटी प्रेजेंट हो रही हो, वहाँ पे इंसेक्ट्स जो पॉलिनेशन में हेल्प कर रही हैं उनका प्रेजेंस बना हो, दैट आर द बायो इंडिकेटर्स ऑफ इकोसिस्टम हेल्थ। सो 1, 2 and 4 आर करेक्ट हियर। ठीक है, अब हम जरा पहले आंसर तो मैंने यहाँ पे बता ही रखा है इन दोनों स्पीसीज के बारे में। पहले हम कोलम्बोला स्प्रिंग टेल के बारे में बात करते हैं। तो कोलम्बोला स्प्रिंग टेल जो है ये ओल्डेस्ट लैंड ड्वेलिंग हेक्सापोड्स है। हेक्सापोड्स मतलब ऐसे इंसेक्ट्स जिसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, है ना। अब देखो ये पिक्चर, हेक्सापोड्स 3 पेयर ऑफ लेग्स आपको दिखेंगे, इसलिए हेक्सापोड्स बुलाया जाता है। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करते हैं एज दे हेल्प इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एज वेल एज दे ब्रेक द ऑर्गेनिक मैटर। जब ऑर्गेनिक मैटर को ये ब्रेक करेंगे तो वो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स कैपेसिटी को बढ़ाएगा। दैट्स वाई सॉइल स्ट्रक्चर में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। इनका हैबिटेट क्या है? लीफ लिटर, मतलब जहाँ पे लीव्स वगैरह पड़े रहते हैं, डिकेइंग वुड हो गया, सॉइल हो गया, वहाँ पर ये यूजुअली आपको दिख जाएंगे। देयर सिग्निफिकेंस इज मॉनिटरिंग पॉल्यूशन, क्योंकि अगर ये इंसेक्ट खत्म हो रहे हैं इसका मतलब पॉल्यूशन ज़्यादा है। जब ये इंसेक्ट फिर से 40 साल के बाद दिख रहे हैं, इट मीन्स पॉल्यूशन कम हुआ है। क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी, ये सब इनके लिए सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारे दोनों स्पीसीज। बाकी दोनों स्पीसीज के डिटेल्स की बात करें तो ब्राइट ऑरेंज बॉडी होता है ऑरेंटिला मैक्युलाटा का, राइट। एंड इनको हम कौन से ग्रुप से मानते हैं कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? सेलेनबेनासिस ग्रुप ऑफ कोलम्बोला। लास्ट टाइम इनको 1979 में अराउंड देखा गया था, लगभग 40 साल पहले। उसके बाद अभी फिर से 40 साल के बाद देखा जा रहा है। रोल ऑफ इंसेक्ट मैंने तुम्हें समझाया कि किस तरह से फूड प्रोडक्शन में, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स। अलग अलग इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखते हैं, सॉइल की न्यूट्रिएंट कैपेसिटी बढ़ती है इस वजह से। सो दैट्स वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजी। चलिए अब प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो कल का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 सितंबर का क्या था? राइट टू एजुकेशन पर। आप पॉलिटी की क्लासेस में आशीर्वाद सर से आपने राइट टू एजुकेशन पढ़ा होगा या आगे पढ़ोगे। आज हम इसको डिस्कस करते हैं अपने प्री सिक्योर के लिए, क्योंकि ये न्यूज में था। मध्य प्रदेश या किसी स्टेट के हाई कोर्ट में राइट टू एजुकेशन को लेकर एक जजमेंट आया हाई कोर्ट से, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। पहला स्टेटमेंट क्या? दैट राइट टू एजुकेशन 2009 डिस्क्राइब्स द मॉडलिटीज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 इन इंडिया अंडर द आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, आर्टिकल 21A। तो राइट टू लाइफ के अंदर ही राइट टू एजुकेशन आता है, ऐसा RTE एक्ट 2009 ने बताया कि 6 से 14 साल के बीच के हमारे जो बच्चे हैं, विदाउट हैविंग एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, क्रीड, कास्ट, कम्युनिटी, है ना, किसी भी टाइप के एथनिक कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी के बीच डिफ्रेंशिएट किए बिना, हर किसी का ये राइट टू लाइफ के अंदर एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है कि उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिले। फर्स्ट इज करेक्ट। It cannot be curtailed by imposing a condition regarding the age limit। अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट ने यही बोला कि एज लिमिट का हवाला देकर आप राइट टू एजुकेशन नहीं खत्म कर सकते कि 6 से 14 साल नहीं, 15 साल हो गया, 16 साल हो गया तो उनको राइट टू एजुकेशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। यस, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोटिस। थर्ड, इट रिक्वायर्स ऑल प्राइवेट स्कूल्स टू रिजर्व 25% ऑफ सीट, ये भी न्यूज में ही था, टू चिल्ड्रेन which would be reimbursed by the state as part of the public private partnership। कि स्टेट ना हर प्राइवेट स्कूल को 25% सीट रिजर्व करनी है राइट टू एजुकेशन के अंदर, और ये 25% सीट का रीइंबर्समेंट स्टेट कर देगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लान के अकॉर्डिंग कर देगा, लेकिन वो सीट रिजर्व होनी चाहिए प्राइवेट स्कूल्स में। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है, यहाँ तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वाड के बारे में है। क्वाड के बारे में आप आईआर की क्लासेस में पढ़ते हो प्रशांत सर से, हम यहाँ फिर से पढ़ रहे हैं, न्यूज़ में मेंशन था, क्योंकि शायद उड़ती उड़ती खबरें आई कि यूएसए के प्रेसिडेंट क्वाड समिट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मुंह फुलाए हुए हैं, थोड़ा मुंह फुलाने दो, वो शादी वाले फूफा की तरह हो गए हैं जो बात बात में मुंह फुला लेते हैं कि भैया हमको जो गुलाब जामुन मिला उसमें गुलाब नहीं है, सिर्फ जामुन जामुन है। अरे भाई ये क्या होगा। चलिए क्वाड, पहला स्टेटमेंट क्या है, इट वॉज इनिशिएटेड इन 2007 बाई जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, यस फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर, ही पास्ड अवे, है ना। शिंजो आबे साहब का ही ये इनिशिएटिव था क्वाड 2007 में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए भी ज्वाइन करते हैं। ओके, इट इज़ करेक्ट। इट लास्टेड टिल 2008, हालांकि उसके बाद जब जापान में सरकार बदलती है तो 2008 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने क्वाड ग्रुप में ध्यान देना बंद कर दिया, अपने आप को क्वाड से अलग भी डिक्लेयर कर दिया था ड्यू टू सम चेंजिंग रिलेशंस विथ अदर नेशंस, और फिर बाद में इसका फंक्शन रिज्यूम होता है 2017 से। तो क्वाड जो है ना वो पहले 2007 से लेकर 8 तक काम करेगा, ये इसका फेज 1 हो गया, ठीक है, और फिर फेज 2 थोड़े गैप के बाद फिर 2017 से रिज्यूम होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए आप आईआर की क्लासेस में इसको फिर से डिटेल में पढ़ोगे ही। सेकंड इज करेक्ट, द फर्स्ट क्वाड लीडर समिट वॉज हेल्ड वर्चुअली ऑन 24 मार्च 2021। कोविड का टाइम चल रहा था, इसलिए पहला क्वाड लीडर समिट वर्चुअली ही किया गया था 24 मार्च 2021 में। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर भी फिर से करेक्ट हैं जी। चलो अब आज के लिए आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद के ऊपर, जिन्हें हॉकी का जादूगर कह के बुलाया जाता है। एक बेहद ही साधारण पृष्ठभूमि से, सिंपल बैकग्राउंड से आने वाले, लेकिन हॉकी के जादूगर थे। इन्होंने हॉकी के फील्ड में इंडिया को सर्वोच्च पायदान तक लेकर गए थे। हिटलर के सामने आंख से आंख मिलाकर इन्होंने बोला था हिटलर को कि मुझे नहीं चाहिए जर्मन आर्मी में मेजर जनरल का पोस्ट, मैं अपने भारत की ही भूमि में एक सिंपल से सोल्जर के रूप में ही खुश हूँ, लेकिन खेलूंगा हॉकी तो अपने देश की तरफ से। सो उनसे रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं, आपको पढ़ना है और आंसर बताना है। सेकंड है डारूमा डॉल। अभी प्रधानमंत्री मोदी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग देशों के दौरे पर थे, वहीं पर उनको एक गिफ्ट दिया गया डारूमा डॉल। तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब अपने तरफ से कोई गिफ्ट देते हैं हमारे अपने काउंटर पार्ट्स को, या उनको उनके काउंटर पार्ट्स जब भी कोई गिफ्ट देते हैं और उसकी अगर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है तो वो आपको याद रखनी है, पढ़नी है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो ये दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में पढ़ के तुम मुझे बताओगे, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज द प्री सिक्योर्ड सेशन, ये आपका आज का प्री सिक्योर्ड का सेशन था। कल हम लोग प्री सिक्योर्ड सेशन में नेक्स्ट फिर से मिलेंगे सितंबर 3 में। ओके, सो टिल देन बी सिंसियर, सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन के साथ। स्टडी वेल, टेक केयर, जय हिंद।